हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम शिखा कुमारी है। मैं आज से आपको बायोलॉजी की सारी चैप्टर को पढ़ाऊंगी, जिसमें बायोलॉजी जूलॉजी के सारे चैप्टर कवर होंगे। आपके डाउट सारे मैं सॉल्व करूंगी और आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी इसी चैनल पे, बायोवर्स के चैनल पे। तो हम आज से बायोलॉजी की जो जूलॉजी का पहला चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, से स्टार्ट करेंगे और आपको सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी के फील्ड में किन महान हस्तियों ने क्या क्या योगदान दिए हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहते हैं, जिनको हम हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं। देखेंगे हम कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के ही, बायोलॉजी के फील्ड में भी अरिस्टोटल का बहुत योगदान है और ख़ास करके जूलॉजी के फील्ड में भी अरिस्टोटल ने बहुत सारे काम किए हैं, जिनकी वजह से उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। जैसे कि हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे इनका नाम। फादर ऑफ जेनेटिक ग्रीगर मेंडल को कहते हैं। जेनेटिक्स में हम इनका नाम पढ़ते हैं। फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक थॉमस हर्ट मॉर्गन को कहते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न तरीके से मॉडर्न एक्सपेरिमेंट किए हैं मॉडर्न इरा में। हम जानते हैं कि जेनेटिक्स में थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहते हैं। इतना हम जान चुके हैं, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में सबसे पहले हम जानेंगे एनिमल की प्रॉपर्टी, कि एनिमल की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे हम बहुत सारे लोग ने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमिलिया। तो उसमें हम लोग खास करके एनिमल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमल में क्या होते हैं, एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। उनके पास बहुत सारी सेल होती हैं। जैसे अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं। लेकिन एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल यूकैरियोट्स होते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अगर एनिमल प्रोकैरियोट्स होते हैं तो वो मुनरा में चले जाते हैं। अगर आप ये सारी बातों आपको नहीं समझ आ रही हैं तो हम आगे के चैप्टर जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगी। एनिमल हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो अदर प्लांट और एनिमल पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं। जैसे कि प्लांट, हम जितने भी वेज खाते हैं, जैसे कि प्लांट में हो गए हम सब्जियाँ, फल, लीव्स, बहुत सारे प्रोटीनिशियस लीव्स होते हैं हम खाते हैं। तो वो हम जो भी एनिमल है वो प्लांट से ही अपना मतलब भोजन करता है, उस और प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। हम बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क भी हो गया, और मटन जो भी हम खाते हैं ये सब एनिमल से हम लोग खाते हैं। यानी कि प्लांट और एनिमल हम लोग दोनों पे डिपेंड है, इसलिए हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एनिमल जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जो होलोजोइक का मतलब कि हम पहले कंप्लीट फूड को इंजेस्ट करें। हम पहले कंप्लीट फूड खाते हैं, फिर हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है, और फिर वो ब्रेक डाउन होकर डाइजेस्ट होता है। जैसे कि कंप्लीट फूड हम टोटल खाएं, ये कंप्लीट फूड हो गया, हम पूरा मतलब अपने माउथ से इनहेल किए, उसके बाद वो जो है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होगा और डाइजेस्ट होगा। तो इसी मेथड को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और उसके बाद हम और भी आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एनिमल की और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। हम लोग अगर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते रहें तो बहुत सारी एनिमल की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एनिमल ग्रुप को डिवाइड किया गया है। जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, लोकोमोशन, मूवमेंट। एनिमल जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। हालांकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग भी करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, पर एनिमल भी करते हैं। रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी वो यंग वन को अपने लाते हैं दुनिया में, और उसके बाद लोकोमोशन शो करते हैं और मूवमेंट करते हैं। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। लोकोमोशन होता है कि हम अपनी
पोजीशन को चेंज किए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह गए। जैसे हम चल कर मार्केट जाते हैं, हम चल कर कोई काम करते हैं घर में, और सारे एनिमल ऐसे लोकोमोशन करते हैं। हम फूड की तलाश में जाते हैं, हम काम करते हैं, ये सब लोकोमोशन किए। लेकिन मूवमेंट क्या होता है, हम जैसे एक ही जगह पे खड़े हों और अपनी बॉडी के जैसे हाथ हिलाकर लिख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ही जगह पे हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाथ की मदद से। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मूवमेंट, यानी हम अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज कर रहे हैं। और लोकोमोशन यानी कि हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ओके, अब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल में देखेंगे कि कैसे सारी सेल्स ऑर्गेनाइज है बॉडी में एनिमल के। जैसे कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये कैसे बॉडी में ऑर्गेनाइज हैं ये हम देखेंगे। ऑर्गेनिज्म को दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई जब एक ही ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। तो हम एक देखेंगे कि अमीबा और पैरामीशियम जो है वो एक ही सिंगल सेल है, लेकिन वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपना मतलब रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं। यानी एक ही सेल जो प्रेजेंट है यूनिसेलुलर में वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और मल्टी सेलुलर में यानी कि हमारे बॉडी में जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सारे फंक्शन डिवाइड होते हैं। जैसे कुछ सेल हो गए या कुछ ऑर्गन हो गए, अगर ऑर्गन प्रेजेंट है तो कुछ ऑर्गन हो गए हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे बॉडी में जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है लंग्स, और सर्कुलेशन परफॉर्म कर रहा है हार्ट। तो ऐसे ही सारे हमारे फंक्शन डिवाइडेड हैं, सारी सेल डिवाइड है। यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल जो है वो एक तरह का फंक्शन करके वो टिश्यू बना लेती है जो अपने अलग अलग काम करते हैं। इसमें जैसे कि हम दिया हुआ है हाइड्रा का एग्जांपल, जो मेनी सेल में है और वो फंक्शन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि एनिमल जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, एनिमल के बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। जैसे कि सेल का, टिश्यू का। जैसे सेल है हमारी बॉडी में, सेल ऑर्गेनाइज करके यानी बहुत सारी एक तरह की सेल मिलके हमें हमारे टिश्यू बनाते हैं, और एक तरह के टिश्यू ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बनाते हैं, और एक तरह के ऑर्गन ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हम इसको देखेंगे इंग्लिश में जो होते हैं, जो ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सेल हो गए। अब अल्फ़ाबेट से ही मिलकर हम लोग वर्ड बनाते हैं। जैसे कि ABCD अल्फ़ाबेट, जैसे फ़ैन हो गया तो फ़ैन में FAN अल्फ़ाबेट है। अब FAN मिलकर वर्ड बन गया जिसको हम लोग फ़ैन बोलते हैं। और फ़ैन को अगर हम फ़ैन को मतलब ऐसे वर्ड को मिलाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया कि माई फ़ैन इज़ डिस्ट्रॉयड, यानी मेरा फ़ैन जो है वो टूट चुका है या डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये जो है सेंटेंस बना गया। इसमें कौन कौन सा वर्ड हम यूज़ किए, माई यूज़ किए, फिर फ़ैन यूज़ किए, इज़ यूज़ किए, डिस्ट्रॉय यूज़ किए। तो ये सब 4 वर्ड से मिलकर हमारे सेंटेंस बने। वैसे ही टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनेंगे, और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनते हैं। यानी कि बहुत सारे हम फ़ैन के ऊपर कोई स्टोरी छोटी सी लिख देते हुए एक पैराग्राफ हो जाती है। वैसे ही इस ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम होते हैं। एनिमल की बॉडी में ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे कि एनिमल की जो बॉडी है उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ एनिमल जो होते हैं उसमें सिर्फ सेल होते हैं, और कुछ में टिश्यू भी होते हैं, कुछ में ऑर्गन भी होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे टिश्यू। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर से बना हुआ ग्रुप के सेल जिसका ओरिजिन कॉमन है। यानी कि अगर हमारे न्यूरल टिश्यू है तो वो एक पर्टिकुलर मतलब उसका ओरिजिन होता है। सारे न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, तो इसका ओरिजिन सेम होना चाहिए। जितने भी न्यूरल टिश्यू हैं उसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होना चाहिए। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन मतलब जर्म लेयर है जिससे सारे हमारे टिश्यू या सेल जो होते हैं
वो मतलब बनते हैं हमारे बॉडी में। और फिर उसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए, जैसे कि हमारे सेल है, ये हो गया सेल। सेल के जो बीच बीच में जो सब्सटेंस होते हैं उनको इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं। और इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर है और ये मैट्रिक्स है। यानी कि ये जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहलाएंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। और ये जो टिश्यू है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफिक फंक्शन, ये हम आगे समझेंगे इस चैप्टर में। मेन हम यही समझने वाले हैं। तो टिश्यू का आता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन विथ सम इंटरसेलुलर सब्सटेंस एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये टिश्यू की प्रॉपर डिफिनेशन हो गई। ये हम अब हम इसमें देखें कि ये जो भी टिश्यू एक बनाया हुआ है ये सिमिलर सेल से बना हुआ है, यानी कि ये जो है 6-7 सेल एकदम एक ही स्ट्रक्चर के कंबाइन होकर सिमिलर सेल टिश्यू बना रही हैं। इसमें जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है और इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंटरसेलुलर यानी कि सेल के बीच में इंटरसेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर। इतना आप लोग को समझ आया? अब आगे देखते हैं। कॉमन ओरिजिन आपको समझाए हैं कि जो पर्टिकुलर टिश्यू है कोई, वो उसका ओरिजिन सेम होना चाहिए। अब इस जर्म लेयर को हम समझाते हैं कि जर्म लेयर कैसे और क्या होती है। जैसे हमारे बॉडी में स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है, 2 सेल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्लीवेज भी बोलते हैं। फिर 4 सेल बनता है, 8 सेल बनता है, 16 सेल बनता है। अब 8 से 16 सेल को तो वैसे हम मरूला बोलते हैं। मरूला के आगे हमारे 32 सेल बनते हैं डिवाइड होके, जिसको हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं। अब ब्लास्टुला जब हो जाता है उसकी नेक्स्ट स्टेज को गैस्टुला कहते हैं। तो ये जो गैस्टुला बनता है वो जर्म लेयर होती है, उससे अलग अलग जर्म लेयर निकलती है, और जिससे अलग अलग टिश्यू निकलते हैं या सेल निकलते हैं, और अलग अलग हमारे बॉडी का टिश्यू और ऑर्गन बनाते हैं। जर्म लेयर 3 तरह की होती हैं। जो सबसे बाहर की जर्म होती है एक्टोडर्मल, बीच वाली मेसोडर्मल, अंदर वाली एंडोडर्मल, और यही अलग अलग टिश्यू बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि कॉमन ओरिजिन, जो टिश्यू का मैं बताया कि कॉमन ओरिजिन होती है। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल होता है, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल होता है, और मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्मल होता है। तो ये सब जितने भी मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हैं सब मेसोडर्मल से डिराइव्ड होते हैं। आगे देखते हैं। On the basis of structural function of cell, there are 4 types of tissue in animal body। कि हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे हमारे एनिमल बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा न्यूरल टिश्यू। तो ये हमारे 4 तरह के टिश्यू होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि पहला जो होता है वो एपिथेलियल होता है, और जो ब्लड वेसल में एपिथेलियल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग इंडोथीलियम भी बोलते हैं। कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, न्यूरल होता है। फिर हमारे स्टोमक, जैसे स्टमक एक ऑर्गन हो गया, इसमें बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट है। स्टमक में एक्टोडर्मल भी है, एपिथेलियल भी है, कनेक्टिव भी है, मस्कुलर भी है और न्यूरल भी है। वैसे ही जो सारे बॉडी में ऑर्गन बनते हैं जैसे स्टमक, लंग, हार्ट, ये सब में ये सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यानी यही 4 टिश्यू से हमारे सारे ऑर्गन बॉडी के बने हुए हैं। और ये सारे टिश्यू जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में हमारे ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और वो ऑर्गन बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमारे 2 और 2 से अधिक ऑर्गन जो फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हमारे आते हैं ऑइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ये फिजिकली और केमिकली एक दूसरे से कंबाइन है, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे स्टमक में हम गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जैसे एचसीएल और पेप्सिनोजेन। इंटेस्टाइन में भी विलाई प्रेजेंट है, और इसमें भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर गाल ब्लेडर से
आते हैं, या फिर स्टमक से ही आधा फूड डाइजेस्टेड यानी पार्सली फूड डाइजेस्टेड आता है। यानी कि दोनों कंबाइंड मैनर में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और कंबाइंड मैनर में काम करते हैं। आगे देखते हैं। जैसे दो और दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली, तो और इसका मतलब है कि ऑर्गन जो है वो फिजिकली कनेक्ट हो रहे हैं। और केमिकली का मतलब है कि वो एंजाइम रिलीज़ कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ कर रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, तो इससे ये केमिकली कनेक्ट होते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हम स्टमक का पहले एग्जांपल आपको बताया कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हो रहा है जो फूड को पार्सली डाइजेस्ट कर रहा है, फिर पार्सली डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो ये सब इसमें ऑइसोफेगस का भी रोल होता है। तो सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जो 4 बेसिक टिश्यू है हमारे बॉडी में, उसका कुछ मतलब फंक्शन देखते हैं। पूरा डिटेल में तो मैं आपको आगे बताती हूँ, मतलब कुछ फंक्शन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू पहला होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारी बॉडी के को कवरिंग करता है, लाइनिंग करता है, डिफ्यूज़न करता है, और ये सिक्रीशन में हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में। कवरिंग और लाइनिंग में आपको डिफरेंस बताऊंगी। कवरिंग आप सोच रहे होंगे कवरिंग लाइनिंग तो एक ही है, फिर भी मैम ने दोनों क्यों लिखा हुआ है फंक्शन में। तो कवरिंग और लाइनिंग दोनों में डिफरेंस होता है और मैं आपको आगे ये डिफरेंस बताऊंगी। और फिर दूसरा हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सपोर्ट और लिंकेज का काम करता है, कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब सपोर्ट और बॉडी के ऑर्गन को या बॉडी के जो भी फंक्शन करते हैं वो सपोर्ट और लिंक करते हैं। तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे हमारी मसल्स है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्ट्रेंथेन करती हैं, तो ये हमारी लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। न्यूरल टिश्यू क्या है, वो हमारी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमारे पास ब्रेन में जो है हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब के पार्ट और ये सब फंक्शन नहीं करते तो हमारी बॉडी सही से नहीं चल पाती। और ये हमें हेल्प करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, यानी कि हम जैसे हम लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का प्लानिंग करते हैं, एक्साइटमेंट शो करते हैं, ये सब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की हेल्प से होता है। आगे देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। इसको एंडोथेलियम में पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली जब हमारी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट हो ब्लड वेसल में। ये जो टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है ये हमेशा रेस्ट करती है अदर टिश्यू पे। जैसे हमारी मस्कुलर टिश्यू हो गई, हाथ की जो मसल्स हैं ये मस्कुलर टिश्यू से बने हैं, तो इसके ऊपर भी एक परत है, यानी कि एक लेयर है जो एपिथेलियल टिश्यू की है, जो हमारी मस्कुलर टिश्यू पर रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू पे रेस्ट करते हैं, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये ए वस्कुलर होती है, यानी कि इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन और इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं एपिथेलियम को। तो ज़्यादातर हमारी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू पे मतलब रेस्ट करती है। एपिथेलियल का हम शब्द का मतलब समझते हैं। एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब टू रेस्ट, यानी कि एपिथेलियल जो है वो रेस्ट करिए अदर टिश्यू पे। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी सेल जो है वो कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, कुछ उसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और जिसको लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी मतलब मैट्रिक्स भी होते हैं, जिसमें ये ए वस्कुलर होती है। ए वस्कुलर मतलब एब्सेंस, वस्कुलर मतलब वस्कुलर टिश्यू यानी ब्लड वेसल, यानी कि इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो भी O2 और न्यूट्रिएंट जो एपिथेलियल टिश्यू को चाहिए, जो ब्लड से हमें मिलती है, वो कनेक्टिव टिश्यू डिफ्यूज़ करके एपिथेलियम से मतलब डिफ्यूज़ करके कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियम तक पहुंचाता है बेसमेंट के जरिए। अब हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कैसी होती है, कैसे वो बेसमेंट से कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट से पहुंचाता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट और O2। तो ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू की डायग्राम हो गई। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये ऊपर का जो है ये
जो है ये स्ट्रक्चर, ये जो है ये एपिथेलियल सेल है। 1 2 3 4 5 ये जो है ये एपिथेलियल सेल है। और इसका जो ये बीच में प्रेजेंट है ये हो गया हमारी बेसमेंट लेयर या बेसमेंट, जिसको मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जस्ट बेसमेंट के नीचे ही हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती हैं, जो इसमें बहुत सारे वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये हाईली वस्कुलर होता है। और एपिथेलियल जो है वो ए वस्कुलर होता है। तो आप सोच रहे होंगे मैम बीच में तो बेसमेंट है तो ये कैसे मतलब सब्सटेंस पहुंचाता होगा कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम को। तो इसमें हम जानते हैं कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही पतली होती है। इसमें इतनी मोटी दिखाई हुई ना, ये लेयर बहुत पतली होती है। और ये ईजिली जो हाईली वस्कुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है ये ईजिली डिफ्यूज़ करके एपिथेलियम को न्यूट्रिएंट और O2 और जो भी इसेंशियल सब्सटेंस है वो पहुंचाता है, जिसकी वजह से एपिथेलियम ग्रो हो। और आपको पता होगा कि एपिथेलियम जो है हाईली रीजनरेटिव है, यानी कि एपिथेलियम की सेल जो होती है अगर डैमेज हो गई तो बहुत जल्दी प्रोलिफरेट हो जाती है। अब एपिथेलियल का हम लोग देखते हैं, इसकी जो फ्री सरफेस ये फ्री सरफेस कहलाएगी, जिसको हम लोग एपिकल सरफेस भी बोलते हैं। ये जो गया ये बेसल सरफेस हो गया, नीचे का जो बेसमेंट के तरफ का पार्ट है। एपिथेलियल सेल टिश्यू के जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कि ये नॉन सेलुलर होती है, यानी कि ये एक तरफ से देखें तो इसमें सेल नहीं होता है। मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड विथ प्रोटीन फाइबर, यानी ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये बनती है ग्लाइकोप्रोटीन से, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, और कुछ इसमें प्रोटीन फाइबर भी इन्वॉल्व होते हैं उस मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में। ये जो बेसमेंट है ये मेनली सिक्रेट होती है एपिथेलियम और कनेक्टिव दोनों से। ये नहीं है कि बेसमेंट है तो कनेक्टिव से ही ये सिक्रीट हो रही है बनी है, या फिर एपिथेलियम से ही बनी है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बीच की लेयर। आगे हम देखेंगे जो एपिथेलियम का फ्री सरफेस है वो या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ फेस हो या फिर बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस हो उसका। ये हाईली रिजेनरेशन करती है। ये नर्व सप्लाई भी करती है, एपिथेलियम में नर्व सप्लाई भी होती है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होती है पर नर्व्स की सप्लाई होती है। एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं इसमें तीनों ओरिजिन होती है, ये तीनों ओरिजिन से बनी होती है, जैसे एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा, एंडोथेलियम। यानी एपिथेलियल की जो सेल है उसमें तीनों ओरिजिन तीनों मतलब तीनों से ओरिजिनेट होती है, तीनों जर्म लेयर से, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। यानी कि एपिथेलियल जो है अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी स्किन की एपिथेलियल अगर प्रेजेंट है, स्किन की एपिथेलियल तो वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होगी, लेकिन हमारी गट की एपिथेलियल है तो एंडोडर्मल की होगी। यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट है उसकी ओरिजिन पर्टिकुलर होगी। ये नहीं कि अगर एक प्लेस पे एपिथेलियन वहाँ की प्रेजेंट है तो वो तीनों से डिराइव हो रही है, नहीं, पर्टिकुलर प्लेस की पर्टिकुलर ही जर्म लेयर से डिराइव होगी। लेकिन जो एपिथेलियम की पूरा टिश्यू है वो मतलब तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये मैं आपको पहले बोली थी कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कवरिंग और लाइनिंग में। अब मैं आपको यही बताती हूँ। आगे मैं आपको ये बताऊंगी, अभी मैं बताती हूँ कि ये जो एपिथेलियम सेल है जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एपिथेलियम सेल है कि जैसे फ्री सरफेस जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ फेस कर रहा है ना। जैसे कि स्किन की एपिथेलियम हो गई तो ये एक्सटर्नल है, यानी कि इसके अंदर नहीं है एपिथेलियम, ये बाहर की तरफ परत है, लेयर जो है वो बाहर की तरफ है, तो ये फेस कर रहा है इन्वायरमेंट से। ये सारा क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो वैसे ही एपिथेलियम की जो सेल है वो इन्वायरमेंट की तरफ फेस करती है। अब ये हो गया एक, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि इसको हम लोग जो इन्वायरमेंट की तरफ फेस करिए, हम आपको बताए थे कवरिंग होता है, जो हम बताए थे कवरिंग और लाइनिंग में आपको डिफरेंस बताएंगे ना। तो ये जो बाहर की तरफ फेस कर रही है ये कवरिंग होता है, यानी कि बॉडी को कवर कर रही है स्किन के लेयर। ये ऊपर जो इन्वायरमेंट की तरफ है ये कवरिंग का काम कर रही है, इसलिए कवरिंग में फंक्शन करती है। और ये जो अंडर जैसे स्टोमक के अंदर की जो एपिथेलियम है वो लाइनिंग तरह यूज़ हो रही है, यानी ये बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस की हुई है। यानी एपिथेलियम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी फेस करती है और बॉडी फ्लूइड को भी फेस करती है। तो जो ये फेस कर रही है बॉडी फ्लूइड को वो लाइनिंग कर रही है, यानी कि अंदर की तरफ वो लाइन बना रही है,
और बाहर की तरफ हो गया तो वो कवरिंग हो गई। ये लाइनिंग और कवरिंग में डिफरेंट होता है। जैसे हम ब्लड वेसल देखते हैं, तो ब्लड वेसल में जैसे ये हो गया ब्लड वेसल पूरी, और ये अंदर इसमें ब्लड प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो ये लाइनिंग की हुई है एपिथेलियम की सेल, वो लाइनिंग कहलाएगी, और इसका फ्री सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है, यानी बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस है, तो ये लाइनिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि एपिथेलियम का जो फ्री सरफेस है, यानी कि आउटसाइड यानी कि इन्वायरमेंट की तरह जिसका फेस है, और इनसाइड यानी कि जिसका जो लाइनिंग कर रही है बॉडी फ्लूइड की तरफ जिसका फेस है, तो वो मॉडिफिकेशन करती हैं, और वो दो तरह के सेल बनाती हैं मॉडिफिकेशन करके। जैसे कि सिलिएटेड सेल बनाती हैं, और एक ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाती हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है वो माइक्रोविलाई से बनी होती है, यानी कि उसका अगर माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है फ्री सरफेस पे, तो वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहलाएंगी। लेकिन अगर सीलिया प्रेजेंट है तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट हो जाती है। अब इसको स्पेसिफिक हम देखते हैं कि माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है तो ब्रश बॉर्डर होती हैं, तो ब्रश बॉर्डर कैसे होती हैं, यानी कि हमारे फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है। जैसे एनिमल टिश्यू में हम जानते हैं कि जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें सबसे पहले मतलब एनिमल की सेल होती है, उसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन वही प्लांट होता है या फिर फंजाई होती है तो ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल में प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो हम जो प्लाज्मा जो प्रेजेंट होती है एनिमल की बॉडी में, वही फोल्ड होके माइक्रोविलाई फॉर्म कर लेती है, और एपिथेलियल सेल के ऊपर माइक्रोविलाई जब प्रेजेंट तो उसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। ये हेल्प किस में करती है? ये हेल्प करती है कि ये सरफेस को इंक्रीज करती है, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अगर फोल्ड हो गया, अगर वो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो गया ऐसे ऐसे करके, तो ये इसका सरफेस जो है वो बढ़ा देता है, और इसमें ज़्यादा सरफेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये एक हो गई ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में देखते हैं कि ये जो है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड हो गया, जिसकी वजह से इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई, जो कोई भी चीज़ आसानी से सिक्रेट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। अब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हम डिफरेंस देखेंगे। सिक्रीशन यानी कि वो अंदर से बाहर जा रही है, यानी कोई चीज़ वो सिक्रीट करे। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा लीवर जो है वो बनाता है, एंजाइम बनाता है, बाइल जूस, और गाल ब्लैडर जो है वो स्टोर करके फिर वहाँ से सिक्रीट करता है। यानी कि जो गाल ब्लैडर है वो सिक्रीट करता है एंजाइम को, तो वो सिक्रीशन हो गया। एब्जॉर्प्शन मतलब कि हाँ कोई चीज़ एब्जॉर्ब होना, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हाँ, जैसे कि किशमिश हो गया। किशमिश अगर पानी में हम लोग डालें तो वो पानी को किशमिश एब्जॉर्ब करके वो फूल जाती है, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि ये बाहर से कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी कि जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ब्रश बॉडी एपिथेलियम में, वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करवाती है। अब हम देखते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो बहुत हेयरी छोटे 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 प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें और भी सारे होते हैं, मैं बस थोड़ा बनाकर 2-3 समझाई हूँ, क्लियर समझ में आए। तो ये हेयर लाइक प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोई भी चीज़ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे फैलोपियन ट्यूब में जो ओवा होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में कैसे मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जो ओवा को मूव कराती है फैलोपियन ट्यूब में। और ट्रैकिया में भी हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, जो जो अपना फंक्शन करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने का। अब एपिथेलियम को हम देखते हैं। एपिथेलियम का 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। एपिथेलियम 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर के सेल के बने हुए हैं, यानी कि जो एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, तो वो सिंपल एपिथेलियम हो गया। कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि जो एपिथेलियम की सेल है वो मल्टी लेयर्ड है,
यानी कि एक लेयर है, उसके ऊपर भी लेयर है, उसके ऊपर भी लेयर है, लेकिन सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ एक ही लेयर है। इसका मेजर रोल जो सिंपल एपिथेलियम का होता है वो सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिफ्यूजन होता है। तो एपिथेलियम का जो सिंपल होता है वो सिक्रीशन का काम करती है, सिंगल लेयर है तो इसलिए इसका सिक्रीशन ईजी से हो सकता है। और अगर आप ही सोचिए कि कोई चीज़ है, जैसे कि एक अगर कपड़ा कोई है तो कपड़ा में कोई चीज़ छानना, जैसे कि हम छानते हैं ना बहुत सारी चीज़, जैसे कि चाय छान रहे हैं हम कपड़े की हेल्प से, या फिर सीविंग जो होता है ना, सीविंग वाला, जिससे हम आटे को चलते हैं या फिर चाय को छानते हैं, तो उससे अगर एक लेयर प्रेजेंट है तो हम आसानी से उसे छान सकते हैं, यानी कि ये डिफ्यूज़न करा सकते हैं या सिक्रीशन कराते हैं, उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर वही 3-4 लेयर प्रेजेंट होगी तो हमें छानने में दिक्कत होगी, और भी ज़्यादा प्रेजेंट होगी लेयर उसमें, तो हो सकता है कि हमारा आटा हो या चाय वो छनाए ही ना अच्छे से। उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमें छन जानी चाहिए लेकिन वो छन नहीं रही है। तो वैसे ही हो गया, अगर सिंगल लेयर है तो ये हमारे सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न ये सब में हेल्प करेगी, क्योंकि ये थिन है, एक लेयर की प्रेजेंट है और ये आसानी से कर सकती है ये सारे काम। लेकिन अगर यही कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड लेयर एपिथेलियम जो है वो ये सब काम नहीं करेगी, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न की, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर प्रेजेंट है, वो नहीं ईजी से कर सकती है। अब जो सिंपल एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होती है, जैसे लाइनिंग करवाती है, बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होती है, कि जैसे कि कोई भी बॉडी की कैविटी हो गई जिसमें अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसमें भी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिंपल एपिथेलियम। अब लंग के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, हार्ट के ऊपर, डक्ट के ऊपर, ट्यूब्स के ऊपर, ये सब सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहाँ डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन का काम इसलिए होता रहे। जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका मेजर रोल क्या है हम देखते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर रोल जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। यानी कि कोई भी, जैसे किसी भी बॉडी ऑर्गन पे अगर कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे प्रोटेक्शन करती है। जैसे हमारी स्किन का, अगर मतलब स्किन के ऊपर कंपाउंड एपिथेलियम होती है तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो प्रोटेक्ट कर, यानी ज़्यादा हीट हो गया बाहर उससे प्रोटेक्ट कर रही है स्किन को, ज़्यादा कोल्ड हो गया उससे प्रोटेक्ट कर रही है, अगर गलती से कहीं टच हो गया तो जल गया तो अंदर की जो अच्छी सेल है वो न जल जाए, इसलिए वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सब कंपाउंड एपिथेलियम का काम है। इसमें एग्जाम्पल हो गया स्किन। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं डक्ट। डक्ट जो होता है वो ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, जैसे पैंक्रियाज हो गया तो इसमें एक डक्ट प्रेजेंट है। ये ट्यूब्स, ये सब जैसे कि जो एपिथेलियम है वो उस डक्ट में प्रेजेंट है, ट्यूब्स में प्रेजेंट है, ये सब में प्रेजेंट होती हैं। डक्ट यानी कि जैसे कि ग्लैंड में प्रेजेंट है, जैसे पैंक्रियाज हो गया तो उसमें डक्ट प्रेजेंट है, उसमें एपिथेलियम प्रेजेंट है, सिंपल एपिथेलियम। ट्यूब हो गया, ट्यूब जैसे कि ट्रैकिया हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, इसमें भी एपिथेलियम प्रेजेंट है। जैसे कि हम पहले आपको एग्जांपल में बताए थे कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो ओवा को मूव कराती है यूट्रस के तरफ, तो इसमें भी एपिथेलियम प्रेजेंट है। और ये जो एपिथेलियम है वो लाइनिंग, बॉडी कैविटी को लाइन करती है, जैसे कि लंग हो गया, अलग अलग ऑर्गन को भी लाइन करती है। जैसे लंग हो गया, लंग के ऊपर जो ये लेयर प्रेजेंट है, ये जो प्लूरा प्रेजेंट है वो एपिथेलियम है, उसके चारों तरफ है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पे हमारे सेल जो है और सिंपल एपिथेलियम जो है वो 3 तरह के पाया जाता है। यानी कि सेल के जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हम करेंगे तो 3 तरह के सिंपल एपिथेलियम पाए जाते हैं, जैसे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। पहला हम देखते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की जो सेल होती है वो फ्लैट होती हैं, यानी कि ऐसे चपटी हुई, जैसे हम टाइल्स देखते हैं ना, टाइल्स एकदम चपटा हुआ है, वैसे सिंपल एपिथेलियम की सेल एकदम चपटी हुई होती हैं, यानी फ्लैट होती हैं। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो भी फ्लैट होता है। स्ट्रक्चर में हम जैसे देख सकते हैं कि ये सेल जो है ये चपटी हुई हैं, इसमें न्यूक्लियस जो है वो भी प्रेजेंट है, वो भी चपटा हुआ है। और ये इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे लोकेट करता है।
और ये इसका जो बाउंड्री है वो इरेगुलर है, यानी कि फिक्स नहीं है कि एकदम स्ट्रेट होगी या क्यूबॉइडल होगी या फिर सर्कुलर होगी। ये इरेगुलर यानी कैसे भी प्रेजेंट हो सकती है। इसको हम टेसेलेटेड इपिथेलियम भी बोलते हैं। सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम को इरेगुलर बाउंड्रीज की वजह से टेसेलेटेड इपिथेलियम भी बोलते हैं। ये अतिरिक्त ज्ञान है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ये आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं आपका मन हो तो। जैसे ये हो गया हमारी स्क्वायमस, तो सिंपल स्क्वायमस हो गया, तो इसकी देख रहे हैं इसकी बाउंड्री कैसे इरेगुलर है, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, ये सेल जो है वो फ्लैट है। और ये जो है वो देखे मैं आपको जैसे बताई थी कि टाइल्स फ्लोर के टाइल्स की तरह मतलब होती हैं। इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, यानी कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम को हम लोग टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं इरेगुलर बाउंड्रीज की वजह से। और ये टाइल्स की तरह प्रेजेंट होती हैं और ये फ्लैट होती हैं, जिसकी वजह से इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है हम लोग जानेंगे कि स्क्वायमस सिंपल स्क्वायमस का फंक्शन क्या होता है, ये करती क्या है, क्यों प्रेजेंट होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न में हेल्प करती है। डिफ्यूज़न जैसे हम जानते होंगे कि कोई भी सब्सटेंस है वो हाई की लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। कोई भी सब्सटेंस मतलब बिना अगर हम एनर्जी दिए, अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो वो सब्सटेंस हाई से लो की तरफ ही मूव करेगा। तो वही काम हमारी सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम भी कराती है, जो सब्सटेंस को डिफ्यूज़ कराती है, यानी जिस तरफ ज़्यादा है वो कम की तरफ डिफ्यूज़ कराती है। ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करती है। हम याद कर रखेंगे कि सिंपल स्क्वायमस जो है वो फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न में हेल्प करती है। ये प्रेजेंट होती है यानी फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न की काम करती है सिंपल स्क्वायमस। और ये काम करने के लिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है हम देखेंगे। तो ये होती है एयर सैक्स ऑफ लंग्स। लंग्स का एयर सैक्स है। एयर सैक लंग को किसको कहते हैं, एल्वियोली को कहते हैं। एल्वियोली में कौन सा काम होता है कि हमारी O2 हो गई, CO2 हो गई, ये डिफ्यूज़ होती है। O2 जो है वो हमारी एल्वियोली से ब्लड वेसल की तरफ डिफ्यूज़ होती है, एल्वियोली से O2 ब्लड वेसल की तरफ डिफ्यूज़ होगी। वही CO2 हुआ है तो ब्लड वेसल से एल्वियोली की तरफ डिफ्यूज़ होगी। तो ये डिफ्यूज़न का काम कर रही है ना, एयर सैक्स ऑफ लंग में प्रेजेंट है, एल्वियोली में प्रेजेंट है। दूसरा हो गया ब्लड कैपलरी, यही जो ब्लड कैपलरी से अगर एल्वियोली में अगर सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है डिफ्यूज़न के लिए, तो ब्लड वेसल्स में भी तो होनी चाहिए, क्योंकि एल्वियोली से ही डिफ्यूज़ होके O2 जा रहा है ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से डिफ्यूज़ होके जा रहा है CO2 एल्वियोली में। तो ब्लड वेसल में भी तो प्रेजेंट होनी चाहिए एपिथेलियम सिंपल स्क्वायमस। इसीलिए सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम दोनों में होती है, ताकि कोऑर्डिनेट वे से हमारा डिफ्यूज़न होता रहे ईजिली। अब हम जैसे पहले बहुत बार बता चुके हैं, फिर एक बार बताती हूँ कि जो ब्लड वेसल में जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उसको हम लोग एंडोथेलियम भी बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम वो ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होती है। ग्लोमेरुलस जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट है, जो बाउमेन कैप्सूल भी मतलब नेफ्रॉन का पार्ट है। तो ग्लोमेरुलस जो है उसके जस्ट उससे अटैच होती है बाउमेन कैप्सूल। ये दोनों भी फिल्ट्रेशन डिफ्यूज़न का काम करती हैं। इसमें भी सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और उसके आगे हम देखेंगे, और सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम जो होती है उसका कोई मॉडिफिकेशन फ्री सरफेस नहीं होता है। हम पहले जान चुके हैं कि जो सिंपल एपिथेलियम होती है उसका मॉडिफिकेशन होता है, जो ब्रश बॉर्डर होता है और सिलिएटेड होता है। लेकिन जो पर्टिकुलरली सिंपल एपिथेलियम के अंदर हम पढ़ रहे हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम में कोई फ्री सरफेस पर मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखते हैं कि क्यूबॉइडल, इसके नाम से ही सबसे पहले जानते हैं कि क्यूबॉइडल यानी क्यूब लाइक सेल, क्यूबिकल सेल, यानी कि इसका जो सेल होती है वो क्यूबिकल होती है, क्यूब की तरह होती हैं, लिखा है ना क्यूब लाइक सेल्स। इसका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। सारे जो एपिथेलियम है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही जो है न्यूट्रिएंट O2 डिफ्यूज़ होकर एपिथेलियम में जाएगा। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड यानी स्फेरिकल होता है, वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और इसका जो फ्री सरफेस है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, इसमें मॉडिफिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में तो वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहलाएंगे या सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाएंगे।
ये हम आपको पहले ही बता सकती हूँ कि जो ब्रश बॉडी एपिथेलियम सिलेटेड एपिथेलियम है वो कंपाउंड का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, और वो आगे हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वायमस में कॉलमनार एपिथेलियम का, उसका भी मॉडिफिकेशन ब्रश बॉडी से रिलेटेड हो सकता है। अब हम इसमें पर्टिकुलर जानेंगे कि वो सेल जो मॉडिफाई करी है वो क्यूबॉइडल की है या कम कॉलमनार की है। अगर कॉलमनार की होगी तो कॉलमनार में हम जानेंगे कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम या कॉलमनार से रिलेटेड एपिथेलियम। लेकिन अगर वो क्यूबॉइडल की होगी तो हम देखेंगे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम या क्यूबॉइडल से रिलेटेड एपिथेलियम। अब हम आगे देखते हैं। जो जैसे कि हम देखे थे कि स्क्वाइमस की जो सेल है वो डिफ्यूज़न में फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रही है, वैसे ही क्यूबॉइडल की जो सेल है वो सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगी। जैसे हम पढ़े थे ना कि जैसे कि एपिथेलियम जो है वो फिल्ट्रेशन करती है, डिफ्यूज़न करती है, सिक्रीशन करती है, एब्सॉर्प्शन करती है। तो उसी में हम देखेंगे फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न जो हो गया वो तो कर दी स्क्वायमस एपिथेलियम, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम करेगी। उसका काम मतलब जैसे डिवाइड है, हम पढ़े थे ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू होता है वो डिवाइड करके काम करता है ज़्यादातर, अगर मल्टी सेलुलर है तो वैसे ही ये अपना काम डिवाइड किए। जैसे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन काम किसका है, क्यूबॉइडल का है। क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल जैसे हो गया, जो क्यूबॉइडल से कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये डीसीटी में है। मैं पढ़ाई थी ना कि नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है, नेफ्रॉन आपको नहीं पता है तो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। जो न्यूरल और ये हो गया एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी डीसीटी, पीसीटी, ये और ये कलेक्टिव डक्ट, ये सब कौन कौन सा काम करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, तब ये आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो डीसीटी हम देखेंगे कि जो ये डीसीटी का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी का जो पार्ट है उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो डीसीटी है इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। और जैसे कोई छोटा सा डक्ट है, ट्यूब है, उसमें भी क्यूबॉइडल ही एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करती हैं। डक्ट का क्या काम है, तो वो सिक्रीट करें, तो ग्लैंड को सिक्रीट करें। तो वैसे ही डक्ट जो है वो सिक्रीशन का काम करती हैं, जिसकी वजह से उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। थायराइड फॉलिकल में प्रेजेंट होता है। थायराइड फॉलिकल में जो T3 T4 होता है ये हम पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि जो थायराइड फॉलिकल है उसके अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है, और वो थायराइड हार्मोन्स को मतलब इसमें फॉलिकल से रिलीज करवाते हैं, जैसे T3 T4 हो गया, आगे हम पढ़ेंगे इसको। जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम जैसे कि ओवरी और टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। और फिर आगे हम देखेंगे ब्रश बॉडी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो इसका मॉडिफिकेशन हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो क्या फंक्शन कर रही हैं। तो इसका जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है उसके सरफेस को माइक्रोविलाई होगा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि माइक्रोविलाई होता है, जिसकी वजह से उसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम करते हैं। माइक्रोविलाई जो होता है वो प्लाज्मा का इनफोल्डिंग होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसका फंक्शन भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन भी है, और एब्जॉर्प्शन ही है। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है, जहाँ सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा एरिया लेकर अच्छे से होना हो, यानी कि सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ज़्यादा पड़े। तो इसमें हम देखेंगे ये पीसीटी में प्रेजेंट होती है। पीसीटी यानी ये नेफ्रॉन का पार्ट है जो सबसे ज़्यादा मतलब फिल्ट्रेशन करवाता है, तो पीसीटी में प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन्हें हम कहते हैं। तो ये पीसीटी में प्रेजेंट है, तो पीसीटी में सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करवाएंगी। ये जो पीसीटी की जो सेल है उसके इनर यानी लाइनिंग पे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करवाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आज हम एपिथेलियम पूरा कवर करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे के लेक्चर्स में मैं पूरा चैप्टर धीरे धीरे कवर करके सारा मैं पढ़ाऊँगी। तो हम देखते हैं आगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम देखते हैं कि जो फ्री सरफेस इसका है वो उसमें सिलिया प्रेजेंट है। इसका फंक्शन जो होता है वो कोई भी सब्सटेंस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना, इसका ये फंक्शन होता है। सिलिया प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल हो गया स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। स्मॉल ब्रोंक्यूल जो है वो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे डस्ट पार्टिकल को पहले ही ट्रैप्ड कर लेते हैं।
स्मॉल ब्रोंक्यूल्स का हम देखते हैं, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन हो गया, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होती है, जो ब्रोंकाई जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड होती है, वो आगे जाके लार्ज ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगी, फिर स्मॉल ब्रोंक्यूल में डिवाइड होती है। तो जो स्मॉल ब्रोंक्यूल में डिवाइड होती है उसी में हमारी सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये आपको अगर अच्छे से इसका जो डिवीज़न है ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको इस चैप्टर को आगे मैं पढ़ाऊँगी तो मैं इसको और अच्छे से समझाऊँगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये तीसरा पार्ट जो सिंपल एपिथेलियम का है वो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है। इसकी सेल जो होती है वो टॉल होती है, सिलेंडर होती है, यानी कि इसकी पतली पतले सेल होते हैं और वो टॉल होती है। न्यूक्लियस जो है वो बेस पे प्रेजेंट होता है और वो ओवल शेप का होता है। अभी तक हम जाने थे कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का जो है न्यूक्लियस वो राउंड होता है और वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। सिंपल क्यूबॉइडल का भी राउंड होता है, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन सिंपल कॉलमनार का अलग है। अब हम जानते कैसे अलग है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस पे प्रेजेंट है पहला तो, और दूसरा ये ओवल है, यानी इसकी सेल भी एक तरफ से टॉल है जिसकी वजह से ये राउंड से ओवल हो गया। इससे आप याद रख सकते हैं कि जिसका सेल है वो टॉल है उसका न्यूक्लियस भी ओवल है, और जिसकी सेल क्यूबॉइडल या फ्लैट है उसका राउंड न्यूक्लियस है। इसके भी फ्री सरफेस में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर मॉडिफिकेशन हुए तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुए तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है वो फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई होगी जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम करेगी, ये पहले ही हम जानते हैं। और ये होगी जीआई ट्रैक्ट में, जहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है कुछ पार्ट में तो वहाँ उसमें होगी, जैसे ग्लोबुलेट सेल होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ग्लोबुलेट सेल प्रेजेंट होती है तो ये म्यूकस सिक्रीट करती है, तो म्यूकस सिक्रीट करके तो सिक्रीशन में हेल्प करने के लिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सिक्रीट करवाती है। अब हम आगे देखेंगे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो दूसरा मॉडिफिकेशन है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का। इसके फ्री सरफेस पे सिलिया होगा, पहले ही हम जानते हैं कि अगर सिलिएटेड है तो ये यहाँ पे सिलिया ही फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन जो है वो सब्सटेंस का मूवमेंट में मेनली होता है, जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करवाता है। अब हम आपको बताया था कि सिलिएटेड एपिथेलियम का सिंपल एपिथेलियम में ही कि ये फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओवा को मूव कराती है, सिलिया प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब में। तो वैसे ही फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट है जो ओवा को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराती है। ओवाएम ओवरी से रिलीज होता है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है फिमरी, फिर वहाँ से इन्फर्न्डुलम से होते हुए ओवा जो है वो यूट्रस तक जाता है। और ये लार्ज ब्रोंक्यूल्स में भी प्रेजेंट होती है। हम पहले देखे थे कि स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, लेकिन लार्ज ब्रोंक्यूल्स में ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। और क्यूबॉइडल में यानी स्मॉल ब्रोंक्यूल में सिंपल सिलिएटेड कॉलम क्यूबॉइडल प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है वो ज़्यादातर हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। जैसे ये हो गया हमारे फैलोपियन ट्यूब, ये भी हॉलो है अंदर से, यहाँ पे सिलिएटेड प्रेजेंट है। लार्ज ब्रोंक्यूल वहाँ पे भी सिलिएटेड हॉलो है, मतलब अंदर की जो लाइनिंग है वो हॉलो है। जितने भी सिलिएटेड प्रेजेंट है ना वो सारे हॉलो ऑर्गन में आपको ज़्यादातर प्रेजेंट मिलेगी। बाकी हम देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये भी मतलब एपिथेलियम का ही पार्ट है जो ग्लैंडुलर है, यानी कि वो ग्लैंड को मतलब बनाती हैं, जैसे कि। और ये जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये या तो क्यूबॉइडल हो सकती हैं या कॉलमनार हो सकती हैं, जो स्पेशली सिक्रीशन के लिए मतलब प्रेजेंट है। हम देखे थे कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम जो है वो कोई मतलब उसका मॉडिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार है उसका अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि अगर उसका मॉडिफिकेशन हो गया फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है या सिलिया प्रेजेंट है तो ब्रश बॉर्डर ऑसिलिएटेड। अगर उसका उसमें ग्लैंडुलर मतलब अगर उसमें मतलब सेल का जो है वो ग्लैंड रिलीज कर रही है तो ग्लैंडुलर हो गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के नंबर पे हम देखेंगे कि दो तरह के ग्लैंडुलर मतलब एपिथेलियम है, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड होता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो दो तरह के
में दो टाइप में डिवाइड है। पहला यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर एंड सिंगल आइसोलेटेड सेल होती है, यानी कि एक सिंगल ही सेल होती है जो ग्लैंड रिलीज करती है और वो सिक्रीट करती है, मतलब ग्लैंड को सिक्रीट करती है, जिसका एग्जांपल हो गया ग्लोबुलर सेल, जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि जो ग्लोबुलर सेल होती है वो मतलब कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हम जानेंगे कि ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, यानी कि ये मेनली एलिमेंट्री कैनाल में ग्लोबुलर सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और ये ग्लैंड रिलीज करती है, सिक्रीशन करती है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में, इसका आंसर होता है कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है। अब हम मल्टीसेलुलर ग्लैंड में देखें, इसमें बहुत सारी सेल हो जो मिलकर कोई सिक्रीशन कर रही है, जैसे हो गया सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड जानते हैं कि हमें पसीना निकलता है, तो वो भी एक ग्लैंड रिलीज कर रही है, ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड रिलीज कर रही है। तो ये हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम के मल्टीसेलुलर में, जिसको हम याद करेंगे सलाइवरी होता है, स्वेट होता है, पिट्यूटरी होता है। जो मेनी सेल, बहुत सारे सेल मिल के ग्रुप ऑफ सेल कोई सिक्रीशन करती हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉरिंग ऑफ सिक्रीशन, यानी कि जिस तरह से हमारी सिक्रीशन पॉर करिए उसके बेसिस पे जो है वो ग्लैंड कैसे डिवाइड है, एक एक्सोक्राइन होता है, एक इंडोक्राइन होता है। हम देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट के हेल्प से अपना सिक्रीशन रिलीज करती है, वही एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रीशन बिना डक्ट के करती है, यानी डायरेक्ट पॉर करती है सिक्रीशन। तो ये डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब एक्सोक्राइन का एग्जांपल हो गया म्यूकस, मिल्क, सीबम, जो सिक्रीट होते हैं वो डक्ट के हेल्प से होते हैं। स्वेट, सलाइवरी, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, यानी कि ये डक्ट के हेल्प से सिक्रीट हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ममेरी ग्लैंड जो होता है वो उसका सिक्रीशन कैसे रिलीज होता है, तो ये मतलब एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन है, तो ये एक्सोक्राइन होता है, यानी डक्ट के हेल्प से होता है। स्वेट का भी, सलाइवरी का भी, ऑयल का भी, ऑयल यानी कि सीबीएस, जैसे हमारे ईयर में बहुत सारे होते हैं ना कि वेस्टेज होते हैं, वो सब भी मतलब एक ग्लैंड से डक्ट की हेल्प से ही सिक्रीट हुए हैं, जो वेस्टेज हो जाते हैं। फिर ये एंडोक्राइन का हम देखते हैं जो सिक्रीशन, इसका एग्जांपल हो जाएगा हार्मोन, यानी कि हार्मोन जो है, हार्मोन होता है मेनली, ये जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, यानी कि डक्टलेस होता है। जैसे बहुत सारे हार्मोन हम जानते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल, हाइपोथैलेमस, ये सब जो है वो डक्टलेस, यानी कि बिना डक्ट के ये सिक्रीट करता है डायरेक्टली, मतलब फ्लूइड में डायरेक्टली पॉर कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जो पैंक्रियास जो होता है वो हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड भी उसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल पैंक्रियास हो गया मेनली, जिसका सिक्रीशन एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है, यानी उसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है और कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है। जो पार्ट एक्सोक्राइन होता है वो हो जाता है सेल्स ऑफ एस्निव। सेल्स ऑफ एस्निव जो है पैंक्रियास की, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं। और जो एंडो पार्ट हो गया उसका एग्जांपल हो गया कि आइसलैंड ऑफ लैंगर है, जो हार्मोन रिलीज करता है। अब गोनैड्स जो हो गया, गोनैड्स में ओवरी, टेस्टिस मेनली आते हैं, तो जो इसमें भी मतलब एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन हो गया, क्योंकि ओवरी जो है वो हार्मोन रिलीज करती है तो एंडोक्राइन हो गया, और ओवरीज अगर गैमेट रिलीज करिए तो एक्सोक्राइन हो गया। वैसे ही टेस्टिस अगर गैमेट रिलीज कराए तो एक्सोक्राइन पार्ट से करेगा, और टेस्टिस अगर हार्मोन रिलीज कराए तो एंडोक्राइन पार्ट से करेगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट फंक्शन, इसके बाद ज़्यादा नहीं है, हम लोग लास्ट देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, और मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगी कंपाउंड एपिथेलियम। दूसरा, पहले हम लोग सिंपल एपिथेलियम का सारा पार्ट पढ़ लिए, अब हम दूसरा पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो मल्टी लेयर्ड होती हैं, और इसका मेजर रोल जो होता है वो कवरिंग और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही कम रोल है। मैं पहले ही बताया ना कि इसके लिए जो मल्टी लेयर है ये सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगी, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल दे स्विमिंग पूल का, आपको याद होगा, तो अगर उसमें बहुत सारे लेयर प्रेजेंट हो तो वो अच्छे से छन नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इसका बहुत ही लेस रोल होता है, लेकिन मेनली रोल इसका कवरिंग और प्रोटेक्शन में ही होता है।
कंपाउंड एपिथेलियम का दो टाइप का होते हैं, ये स्ट्रेचेबल या ट्रांजिशनल होता है, ये नॉन स्ट्रेचेबल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। स्ट्रेचेबल में हम जानते हैं कि ये मतलब स्ट्रेच कर सकती है इसकी मेम्ब्रेन। इसका जो बेसमेंट होता है या तो एब्सेंट होता है या तो प्रेजेंट होता है, तो बहुत ही थिन होता है, थिन प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर में, ये दोनों में होती है स्ट्रेचेबल या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर में। नॉन स्ट्रेचेबल या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो नॉन स्ट्रेचेबल होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी में जैसे मतलब बताया गया है कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि जो कि ड्राई और मॉइस्ट बॉडी के ड्राई और मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट है, ये मतलब कंपाउंड एपिथेलियम। ये मतलब पीछे थोड़ा रिलेट करके मैं बता रही हूँ। पहला जो स्ट्रेटिफाइड यानी कि वही नॉन स्ट्रेचेबल या स्ट्रेटिफाई इसी को बोलते हैं। जो कंपाउंड एपिथेलियम है जो प्रेजेंट है ड्राई और मॉइस्ट सरफेस पर, उसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं, जो कंपाउंड एपिथेलियम ही है मेनली। ड्राई जो है वो स्किन पे प्रेजेंट है। स्किन में जैसे कि हमारी स्किन में केराटिन होता है, जो प्रोटीन होता है वो जो स्किन के टॉप पे प्रेजेंट होता है, जो हमारे स्किन के सरफेस को ड्राई बनाता है। और ये मतलब वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए या मतलब वाटर को डिफ्यूज़न के लिए ये इम्परमिएबल बनाता है। इसका एग्जांपल हो गया स्किन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है। और दूसरा हो गया, हम इसी में देखते हैं नॉन स्ट्रेचेबल का ही पार्ट में यहाँ देख रही हूँ। जैसे ये मॉइस्ट हो गया, मॉइस्ट सरफेस पे भी प्रेजेंट है, जिसमें नो कोई केराटिन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको नो केराटिनॉइज बनते हैं। ये जो मॉइस्ट वाला नॉन स्ट्रेचेबल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये फेरिंग्स में प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, ऑइसोफेगस में प्रेजेंट है, वेजिना में प्रेजेंट है, लार्जर डक्ट में प्रेजेंट है, ग्लैंड के लार्ज डक्ट जो होते हैं जैसे पैंक्रियाटिक और सैलिवरी डक्ट। अब हम देखते हैं मेनली एपिथेलियम का लास्ट टॉपिक, हम पढ़ते हैं सेल जंक्शन। ये जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है दो सेलों के बीच में, यानी कि दो सेल प्रेजेंट जैसे टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे सेल मिलकर, तो दो सेल है उसके बीच में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है, यानी कि स्ट्रक्चर को अटैच कर रहा है और कुछ फंक्शन दोनों कोऑर्डिनेट वे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेल जंक्शन कहलाते हैं। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें मैक्सिमम सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं अदर टिश्यू के कंपैरिजन में। इपिथेलियल में जैसे कि टाइट जंक्शन भी प्रेजेंट होता है, अधेरिंग जंक्शन भी होता है, गैप जंक्शन भी है। सेल जंक्शन तीन टाइप के होते हैं, यही तीन है, टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। इपिथेलियम में ज़्यादातर ये तीनों जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, और सारे सेल में कोई एक हो गया, किसी में दो हो गया, ऐसे इपिथेलियम में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन पहला हो गया जो हमें रोकता है लीकेज से, यानी कि जो टिश्यू सेल कंबाइन हो गया, अगर वहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट हो गया तो वो टिश्यू से लीकेज से रोकता है, यानी कि बहुत सारा उसका सब्सटेंस है वो लीक ना हो, वो प्रिवेंट करता है लीकेज से। ये याद रखेंगे आप, टाइट जहाँ भी लीकेज का यूज़ होगा वहाँ पे हम याद रखेंगे वो टाइट जंक्शन होता है। और कोई भी सब्सटेंस है जो कि टाइट जंक्शन वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ सब्सटेंस कोई भी है वो पास नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए इस टिश्यू से, वहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हो गया ब्लड टेस्टिस में, ब्लड ब्रेन में, ये ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करता है। और इसका जैसे कि यहाँ पे दो सेल हो गया, इसके बीच में टाइट जंक्शन हो गया, तो ये मतलब जो कोई भी सब्सटेंस इधर से उधर नहीं मतलब सिक्रीट नहीं हो सकता है, दोनों सेल को कंबाइन भी कर रहा है और ये लीकेज से भी बचा रहा है। यहाँ पे बेसमेंट प्रेजेंट है। गैप जंक्शन दूसरा होता है, ये गैप जंक्शन होता है वो दो या दो से अधिक साइटोप्लाज्म मतलब सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। जैसे एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, इसके साइटोप्लाज्म के ये गैप जंक्शन कनेक्ट कर दिया। अब इससे ये जो कोई भी सब्सटेंस हो गया, आयंस हो गया, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल भी होते हैं जो ये दोनों सेल के बीच में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि इस सेल से इसमें भी जा सकते हैं, इस सेल से उसमें जाते हैं, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। इसको हम लोग गैप जंक्शन को कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्मूथ मसल्स में दो सेल्स में प्रेजेंट होता है गैप जंक्शन, जहाँ से कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है, आयंस का फ्लो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल का भी फ्लो हो जाता है।
अधेरिंग जंक्शन। तीसरा हम देखते हैं अधेरिंग जंक्शन। अधेरिंग जंक्शन जो होता है वो हेल्प करता है, मतलब हेल्प करता है कि सीमेंटिंग में, जैसे कि दो सेल हो गया उसको सीमेंट कर, जैसे जैसे हम घर बनाने के लिए दो ईंटें हो गए, दो ईंटें को हम ऐसे बीच में मसाला लगा कर चिपकाते हैं ना, तो वैसे ही ये सीमेंटिंग में हेल्प करता है कि दो कोई भी सेल है उसको एक तरफ से जोड़ने में, ये अटैच हो जाए, अधेयर हो जाए एक दूसरे से, तो उसमें मदद करता है अधेरिंग जंक्शन। जहाँ भी अधेयर यूज़ हो या सीमेंटिंग यूज़ हो, हम याद रखेंगे अधेरिंग होता है। जहाँ भी हो आयंस मॉलिक्यूल्स ये सब का मूवमेंट कम्युनिकेशन का हो, तो हम याद रखेंगे गैप जंक्शन होता है। अगर हम लीकेज से प्रिवेंट करना है तो टाइट जंक्शन याद रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आशा करती हूँ कि आपकी ये पहली क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके सारे नोट्स A to Z मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में, और वहाँ से आपको पूरे नोट्स मिल सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिस पे हम बहुत सारे नीट CUT के PYQ और ये सब क्लास रिलेटेड डेली के 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको भेजूँगी, जहाँ से आप कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अच्छा लगा आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके 24 आवर में आपके कमेंट देख कर मैं आपको पूरे A to Z समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रफ शीट में अच्छे से बना कर भी आपको बता दूँगी। तो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।